May I now request Honorable the Chief Minister to kindly enlighten us with his address. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आदरणीय न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा जी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप बी भोसले जी, 150वीं वर्षगांठ समारोह समिति के अध्यक्ष माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री तरुण अग्रवाल जी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विमलेश कुमार शुक्ल जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी, एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री भगवती प्रसाद सिंह जी, माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशगण, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, भाइयों एवं बहनों, मेरे लिए यह सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि आज मुझे अत्यंत गौरवशाली इतिहास के निर्माता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की 150वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सर्वप्रथम इस स्वर्णिम अवसर पर उन सभी माननीय न्यायाधीशों, बार एवं बेंच के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके योगदान से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की न्याय प्रशासन में एक अद्भुत छवि स्थापित हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रजातंत्र की सफलता स्वतंत्र एवं सुदृढ़ न्यायपालिका पर निर्भर करती है। रूल ऑफ लॉ किसी भी सभ्य समाज की आत्मा और काम करने की एक तंत्र होता है। कानून का स्थान शासक से भी ऊपर होता है। कोई भी राजा कानून के अधीन ही कार्य कर सकता है, इसलिए कानून शासकों का भी शासक होता है और कानून से बड़ा कोई नहीं होता। कानून के चलते सुशासन, सबका विकास और शिकायतों का निवारण हो पाता है। न्यायपालिका की समाज में अद्वितीय भूमिका होती है। न्याय प्रदान करना उच्चतम धर्म माना गया है। सभी विधि विशेषज्ञों ने माननीय न्यायाधीशों को स्वतंत्र एवं निर्भीक होने की परंपरा को सदैव महत्व दिया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक होना संविधान का मूल मंत्र है। वादियों को निष्पक्ष न्याय प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना सरकार का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यह स्थापित तथ्य है कि वर्तमान न्यायिक व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत प्राचीन न्यायिक व्यवस्था में कहीं न कहीं उपलब्ध हैं। वर्तमान भारतीय न्यायिक व्यवस्था के भव्य प्रासाद की नींव इतनी सुदृढ़ और प्रसंस्कृत है कि निसंकोच कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय चिंतकों एवं ऋषियों ने भारतीय न्यायिक व्यवस्था को जो कुछ दिया है, उसके लिए वर्तमान भारतीय व्यवस्था को कृतज्ञ होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया एवं न्यायिक प्रशासन पर भारतीय मनुष्यों का चिंतन वर्तमान पीढ़ी के लिए अमूल्य धरोहर है। आज भी न्याय के विभिन्न क्षेत्रों एवं समस्याओं पर
उन मनुष्यों का चिंतन हमारा मार्गदर्शन करने में समर्थ है। प्राचीन काल से आधुनिक न्याय व्यवस्था तक न्याय तथा विधि एक दूसरे के पूरक रहे हैं। न्याय तभी स्थापित किया जा सकता है जब इसके साथ विधि की शक्ति सन्निहित हो। प्राचीन न्यायिक पद्धति एवं आधुनिक न्यायिक प्रणाली के अनुसार न्याय और विधि एक दूसरे के पूरक तो हैं ही, इसके अतिरिक्त वे शक्ति संतुलन का भी कार्य करते हैं। किसी भी देश की राजनीति का उस देश की न्याय व्यवस्था पर प्रभाव असंभावी है। प्राचीन न्याय व्यवस्था में राजनीति एवं न्याय शास्त्र का बहुत ही गहरा संबंध रहा है। यही कारण है कि न्याय व्यवस्था देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलती रही है। महाभारत के आश्रम मासिक पर्व में न्यायाधीश की योग्यता, नियुक्ति एवं दंड के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यह गौरव का विषय है कि भारत के न्याय मनीषियों ने अपनी योग्यता, कर्मठता एवं न्यायप्रियता के कारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का सदैव मानवर्धन किया है। जब कभी लोकतंत्र पर संकट आया, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने न्याय के सर्वोच्च मानदंडों को स्थापित रखा। यह गर्व का विषय है कि विद्वान न्यायाधीशगण ने बिना किसी भय, लालच एवं दबाव के ऐसे निर्णय दिए जो न्यायिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे। राज्य सत्ता को न्याय की परिधि में जाने का ऐसा उदाहरण विरलतम ही मिलता है कि जब राज्य सत्ता की सर्वोच्च शिखर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना पड़ा हो। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, जो कुल संख्या का 6 भाग को सेवा प्रदान करता है। स्थापना के समय 6 न्यायमूर्तियों से अब न्यायमूर्तियों की संख्या बढ़कर 160 हो गई है। देश में लंबित कुल 3 करोड़ प्रकरणों में से 24 उच्च न्यायालयों में कुल 40,11,000 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लगभग 9.25 लाख प्रकरण हैं। उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में 60 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से 3.25 लाख प्रकरण 10 लाख से अधिक लंबित हैं। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि अब न्यायपालिका ने स्वयं अभियान चलाकर इस पेंडेंसी को समाप्त करने का निर्णय लिया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उसकी लखनऊ खंडपीठ में पूरे राज्य को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा और विशाल आबादी वाला राज्य है। राज्य के कोने कोने से न्याय पाने के लिए जनता को गुजरना पड़ता है। मैं इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अंदर सभी मुख्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनसे वार्ता करके और उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के सामने एक प्रस्ताव अवश्य रखना चाहूँगा, जिससे हम उत्तर प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी उन लोगों को अधिक यात्रा के इस भार से मुक्त होने में मदद मिलेगी। हाल ही में आदरणीय कानून मंत्री द्वारा घोषित गवर्नमेंट लिटिगेशन के बारे में उनके जो प्रयास हैं, राज्य सरकार पूरी तरह उनके साथ में है। इसी प्रकार जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या में कमी के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार प्राथमिकता के साथ कार्य करेगी। सरकार से जनता की अपेक्षा है कि उसे सस्ता एवं त्वरित न्याय मिले। इसके लिए कानूनी सहायता के प्रयासों में भी राज्य सरकार की भागीदारी रहेगी। न्यायपालिका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं न्यायालयों में भारत सरकार की केंद्रीय सहायता से क्रियान्वित ई-कोर्ट प्रोजेक्ट से टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग से गरीबों एवं अंतिम व्यक्ति को सुविधा मिले, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। न्याय प्रशासन में कोर्ट स्टाफ का बहुत महत्व है। मैं इस अवसर पर उनके योगदान की भी प्रशंसा करना चाहूँगा, जो पर्दे के पीछे पूरी प्रक्रिया में अनवरत लगे रहते हैं। इस स्टाफ को सुविधा देना
प्रशिक्षण देना और टेक्नोलॉजी के अधिकाधिक उपयोग में उन्हें सक्षम बनाना आवश्यक होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23 अप्रैल 2015 को समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए अनुशंसित 9,748 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजकोषीय स्पेस से उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। इस राशि में से 915 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के लिए इंगित हैं, जिसमें 488 करोड़ रुपए केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो जघन्य अपराध, वरिष्ठ नागरिक, महिला, बच्चों एवं दिव्यांगों के लिए रखा गया है। इस संबंध में भी माननीय उच्च न्यायालय से विचार विमर्श के पश्चात हम लोग इसको क्रियान्वित करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री वाल्टर मॉर्गन से लेकर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री दिलीप बी भोसले तक बहने वाली न्याय की धारा अक्षुण्य बनी रहे, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। न्याय का कार्य अत्यंत दुरूह है, विशेष रूप से जब गरीबों, वंचितों और महिलाओं का प्रकरण हो, तब अवश्य शीघ्रता एवं तत्परता की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान न्यायमूर्ति अपनी कुशाग्र बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा का उपयोग करते हुए न्यायालयों में लंबित वादों को निस्तारित करके पर्वत जैसी समस्या से पार पा सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो न्याय व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन करने के लिए प्रयत्नशील हैं। मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री दिलीप बी भोसले एवं अन्य मान्य न्यायमूर्तिगण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस विद्वत सभा में आने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान।